क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था। कैपिटल गेन में क्वेश्चन नंबर 10 देखें, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10। X invested 1 lakh rupees on purchase of gold ornaments। अच्छा, इसने गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं। कब खरीदे हैं? 4 जनवरी 89। कितने रुपए के? 1 लाख। ही होल्ड्स द गोल्ड ऑर्नामेंट एज इन्वेस्टमेंट, और वो डेट है 12 जनवरी 2011 जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया इन ज्वेलरी। क्यों भाई? ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया और इसने अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गई। द मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट डेट इज ₹5 lakh। X credited his capital account by ₹4 lakh and debited his stock by ₹4 lakh. The gold ornaments are now reflected in the business of X as stock in trade, and these gold ornaments are sold previous year 13-14 में। कितने में? This is your question। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है तो ट्रांसफर तो होता है, लेकिन इसके लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है दैट इज योर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कौन सा सेक्शन है? हाँ या ना? एक्सेप्शन में बताए थे मैंने 5। सेक्शन 45(1)(a, सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(3), सेक्शन 45(4) एंड 5। ये सेक्शन 45(2) को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा? अब क्या करें? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था द कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड सक्सेसफुली इन द मार्केट। याद आया? नहीं याद आया? याद आया? अब अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल गेन की, और स्टॉक इन ट्रेड को बेचने की बात करें तो क्या निकलेगा? स्टॉक इन ट्रेड को जब बेचते हैं तो पीजीबीपी निकलता है, और जब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन निकलता है। कहा गया कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 11-12 में एंड असेसमेंट ईयर 12-13 में। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, बोलो। नो कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन। हाँ या ना? पक्की बात है? सोच लो। गलत है। नो कैपिटल गेन इज टू बी चार्ज्ड in that previous year in which conversion took place। बोलो। but in that previous year in which stock in trade sold successfully। अब क्लियर हुआ? नहीं। कन्वर्जन जिस साल हुआ उस साल कैपिटल गेन नहीं चार्ज किया जाएगा। हाँ, कैपिटल गेन टैक्स को हम पोस्टपोन कर लेते हैं उस प्रीवियस ईयर तक जब तक कि एक्चुअल में स्टॉक इन ट्रेड सेल। तो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 13-14 एंड असेसमेंट ईयर
1450। दो चीज़ों का कैलकुलेशन निकलेगा ना, पहला निकलेगा कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, सेल ऑफ स्टॉक, कितने में स्टॉक को सेल किया है, यानी ज्वेलरी को सेल किया है 6 लाख रुपीज में, माइनस कॉस्ट टू परचेज। तो यहां डीम्ड कॉस्ट क्या मान ली जाएगी, जितने पे मार्केट वैल्यू थी कन्वर्जन के समय, आया ना, तो क्या आ गई 1 लाख रुपए। अब कैलकुलेट करेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रखोगे, जिस साल एसेट परचेस की गई थी 4 जनवरी 89 टू कब ट्रांसफर हो गई स्टॉक इन ट्रेड में 11 जनवरी 2011। तो ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, पक्की बात है ना। और ज्वेलरी हमारी पर्सनल इफेक्ट तो होती नहीं है, पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी उसका एक्सेप्शन है ना। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मार्केट वैल्यू को ही सेल मान लेंगे क्योंकि यहां कॉस्ट दिखाया है, बोलो, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा था 1 लाख में। जरा इंडेक्सेशन देख लें 88-89 का, 88-89 का इंडेक्सेशन बताएं हमको, 88-89 का इंडेक्सेशन, सॉरी 161 इंटू क्यों, कौन सा ईयर, 13-14 या 11-12? 11-12, क्योंकि ट्रांसफर तो उसी समय हो गया था। हम लोग तो केवल ये ईयर चेंज करते हैं यहाँ पे, अदरवाइज जो टैक्स यहां लगना चाहिए बस वो उठ करके यहां आ गया, दैट्स इट, इतना ही फर्क आता है, ईयर बस चेंज होता है, बाकी कुछ यहां चेंज नहीं होगा। एमएन कैलकुलेशन भी सेम रहेगा। हाँ बताएं, 785। 11-12 का बताएं कितना आया, यार है LTCG, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हटा रहे हैं,
हो गया। इतने में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अच्छा, उसमें एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर बी, व्हाट वुड बी द आंसर इफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर हेल्ड बाय द एसएससी टिल 31 मार्च 2014। तो पार्ट बी का आंसर लिख लें, इफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर स्टिल हेल्ड बाय द एसएससी no any PGBP or capital gain tax would be charged। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आर एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। फादर ने सन को गिफ्ट दिया एक प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर 91-92, और उस समय फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 लाख। द फादर हैड एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 लाख रुपए, और किस ईयर में इन्होंने खरीदी थी? 83-84 में। दिस प्रॉपर्टी वॉज इंट्रोड्यूस एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इस सन ने इस प्रॉपर्टी को फर्म को ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ या ना? और उसमें पार्टनर बन गया 5 जून 2013 को, और उस समय फेयर मार्केट वैल्यू थी उस एसेट्स की 20 लाख, हाँ या ना? बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ₹18 लाख, जबकि इसको रिकॉर्ड कितने में किया गया है? 18 लाख में। क्या कोई कैपिटल गेन चार्ज होगा आर के ऊपर? ये सन आर है, क्या इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा? होगा। जरा देखें, मैंने कहा था सेक्शन 45(3) में, किस सेक्शन में? नॉर्मल सेक्शन का जो एक्सेप्शन था उसमें ये बताया था कि अगर कोई बंदा किसी फर्म में पार्टनरशिप लेने जा रहा है और उसमें अपनी कोई कैपिटल एसेट एज अ कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर उसी पार्टनरशिप फर्म में और कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहा है और अपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको भी हम ट्रांसफर मानते हैं। लेकिन हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। द रिकॉर्डेड वैल्यू इज टू बी कंसीडर एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। याद आया होगा, जब दोनों मिल रहे हैं तो आपस में लड़ाई होगी, हाँ या ना? जरा देखें, चलें आगे। प्रीवियस ईयर, जब पिता ने बच्चे को ट्रांसफर किया है 91-92 में, असेसमेंट ईयर 92-93 इन द हैंड्स ऑफ फादर। क्यों भाई? इसके लिए कमेंट लिख देते हैं, नो कैपिटल गेन टैक्स कॉज ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन
47 आया ना। चले, ये हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं माना तो कैपिटल गेन भी नहीं आया। अब बात करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर, जब इसने सन ने इस एसेट को ट्रांसफर किया है फर्म में 13-14 में, और असेसमेंट ईयर 14-15। एसएससी कौन है? मिस्टर आर। बोलते क्यों नहीं? और क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताएं, क्या इसके पिताजी के एक्विजिशन के ईयर से कंसीडर नहीं करेंगे? 83, 84 से लेकर के 4th of June 2013। दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसके बाद क्या करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मैंने कहा रिकॉर्डेड वैल्यू इज टू बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। नाउ द रिकॉर्डेड वैल्यू इज 18 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इधर देखें, पिता की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटे की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी ले, वो मेरे पास ऑप्शन है। यहां पिता की एक्विजिशन की डेट से इंडेक्सेशन ले, वो मेरी मर्जी है। मैंने बताया था, और हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, हम लोग 83, 84 से लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, जो एसएससी के फेवर में हो। बताएं 83, 84 का क्या है? 160, 116 एंड 2014-15 939 टोटल बताएं। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नोट कर लें इसको। हटाएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। A has 2 motor cars
which are used by him exclusively for his personal purposes. मिस्टर ए के पास दो कारें हैं, फर्स्ट कार एंड सेकंड कार, और दोनों पर्सनल यूज में होती हैं। कॉस्ट क्या है कार की? 1,50,000 रुपए, एंड द कॉस्ट फॉर सेकंड कार इज 1,80,000। और इसने फर्स्ट कार को ट्रांसफर कर दिया है। क्या किया है? ट्रांसफर किया है टू फर्म। कब किया है? 5 जनवरी 2014 को, 5th of January 2014 को। और उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपए, वाइल द रिकॉर्डेड वैल्यू इज कितने पर? 2 लाख पे। बस इतना क्वेश्चन है। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप हमें इसका सॉल्यूशन दें। जानते हैं सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा जल्दी करें। सॉल्यूशन दिस इज योर आंसर। वर्ड साफ साफ लिखा है ना, द कार वेयर यूज बाय हिम पर्सनली। हटा सकते हैं? नहीं, ये भी ना हटाएं। अच्छा, आगे लिखा है व्हाट वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। If A had converted the first car into stock in trade, solution, the answer would change। क्यों भाई? अगर स्टॉक इन ट्रेड में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तब तो वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, हाँ या ना? आंसर एज अबव। क्यों भाई? जब ट्रांसफर है ही नहीं, जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो कैपिटल गेन आएगा क्यों? पर्सनल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, पर्सनल इफेक्ट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो। किसको ट्रांसफर कर रहे हो? पर्सनल एसेट नहीं, पर्सनल इफेक्ट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो कैपिटल गेन तो अराइज होना ही नहीं है ना। आंसर दोनों के केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। PQR is a company, is a partnership firm consisting 3 partners, PQ and R। एक फर्म है जिसके 3 पार्टनर हैं, PQ and R। और फर्म डिसॉल्व हो गई, और जब फर्म डिसॉल्व होती है और पार्टनर्स को उनके कैपिटल सेटलमेंट के अगेंस्ट एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद होगा तुम लोग को, मैंने ही बताया था सेक्शन 45(4)। तो वहां पर हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन चार्ज करते हैं।
हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते हैं, मार्केट वैल्यू, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई में यहां पर टैक्स में चोरी करके प्यार मोहब्बत से क्या करेंगे, चूना लगाएंगे। याद आया सब, बोलो। जब अलग हो रहे हैं तो बेसिकली वहां पर टैक्स के मामले में प्यार मोहब्बत है, तो उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा फेयर मार्केट वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। तो यहां पर जरा ढंग से देखें, द फर्म इज डिसॉल्व्ड, कब डिसॉल्व हो रही है, 31 मार्च 2014। द एसेट्स आर एज अंडर, इसको मिल रहा है मशीन, ब्लॉक ऑफ एसेट का, आया ना, इसको मिल रहा है स्टॉक, और इसको मिल रहा है लैंड। और ढंग से देखना, जब हम पी की बात करते हैं, कौन सेल कर रहा है, फर्म सेल कर रही है, तो इन द हैंड्स ऑफ फर्म, इन द हैंड्स ऑफ फर्म, यानी कि एसएससी कौन है, फर्म। प्रीवियस ईयर कब डिसोल्यूशन हो रहा है, 13-14 में। असेसमेंट ईयर क्या है, 14-15। क्या कैलकुलेट करने के लिए बैठे हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल गेन। पक्का। फर्म ने ट्रांसफर किया है क्या, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, और जब ब्लॉक ऑफ एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। याद होगा, जब डेप्रिशिएबल एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा क्या जनरेट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने रुपए में, मार्केट वैल्यू जरा देखिए उसकी, 5 लाख माइनस वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, कितने की ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डब्ल्यूडीपी पड़ी हुई है, 4,40,000। तो कौन सा कैपिटल गेन अराइज हुआ, 60,000। क्या है ये, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, बताओ कितना कैपिटल गेन निकलेगा, बोलो भाई। नो कैपिटल गेन, क्योंकि यहां क्या निकलेगा, पीजीबीपी। क्या कैलकुलेट होगा, ऑन ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पीजीबीपी विल अराइज। मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और कितने में खरीदा था, कॉस्ट 4 लाख, तो 1 लाख क्या है ये, पीजीबीपी। बोलते क्यों नहीं। अब आते हैं यहां पे, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, लैंड। इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, कब खरीदा था इसको, 77-78 में, और कब तक, 31 मार्च 2014, का मतलब 30 मार्च 2014। तो क्या आ गया ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जरा देखें, मार्केट वैल्यू कितना है, 7 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या लोगे, 10,000 या 1,481 की वैल्यू 70,000, क्या लेना पसंद करोगे, 77-78 की कॉस्ट 10,000 या 81-82 की मार्केट वैल्यू 70,000। और साथ साथ नोट कर रहे हैं, चाहे समझ में आए या ना आए, क्या दिक्कत है, घर जाकर समझते रहेंगे, है कि नहीं। डिवाइडेड बाई 100 इंटू 939, बताएं कितना आया, 6 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 42,700। दिस इज योर आंसर।
60,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 42,700 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 1 लाख का पीजीबीपी। आगे ढंग से देखें, compute the taxable income in the hands of the firm. Further, what shall be the cost of acquisition to the partners? Okay. In the hands of the partner, cost of acquisition shall be, yes, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू और मिस्टर आर। ये ले रहा है ब्लॉक ऑफ एसेट्स मशीन, ये ले रहा है स्टॉक और ये ले रहा है लैंड। बता सकते हो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी? ₹5,00,000 जितने में फर्म ने पार्टनर्स को बेचा है 5,00,000 रुपए, या जितने में अकाउंट सेटल्ड हुआ है 3,00,000 रुपए। बेच रहे हो 5,00,000 में, सरकार को टैक्स दे रहे हो 5,00,000 में और रिकॉर्ड करोगे 3,00,000 पे कॉस्ट। बोलो किस पर लेंगे? सरकार हमसे टैक्स कितने पर मांग रही है? 5,00,000 पर। तो इसका मतलब फर्म ने हमको कितने में ट्रांसफर किया? 5,00,000। तो हम कॉस्ट क्या लेंगे? मैं खुद चीख चीख कर कह रहा हूं कि ये एसेट मुझे 3,00,000 में मिली। किसके सेटलमेंट में मिली है? 3,00,000 के सेटलमेंट में मिली। बोले जब मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि मुझे ये एसेट 3,00,000 में मिली है, तो गवर्नमेंट ने तो केवल ये टैक्स चोरी ना हो उसके लिए रूल बनाया। और ये वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं है जो एक्चुअल में है। एक्चुअल में तो है 3,00,000, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स चोरी बचाने के लिए इसको 5,00,000 किया। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 3,00,000 जितने में अकाउंट सेटल्ड हो रहा है। स्टॉक कितने में सेटल्ड हो रहा है? 4,10,000। और ये कितने में सेटल्ड हो रहा है? दिस इज योर आंसर। नोट कर लें पूरी तरह से। ये गलती हर बच्चा करेगा, याद रखना। आज नहीं 10 दिन बाद तुम लोग भूल जाओगे ये क्यों लिया। ढंग से दिमाग में सेट करो इस चीज को। इन्होंने कहा सर जब हम लोगों ने 5,00,000 रुपए पर टैक्स दे दिया तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,00,000 पर होनी चाहिए। कितना जेन्युइन जवाब है। अगर मैं इस कागज़ का आज की डेट में सरकार को 10,00,000 रुपए का टैक्स दे दूं तो क्या ये इस कागज़ की कीमत बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं ना है, पक्की बात है ना। बोलो भाई, केवल टैक्स दे देने से उतने अमाउंट पर हमारी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये जेन्युइन बात नहीं है। एक्चुअल में ट्रांजेक्शन आप खुद कह रहे हो कि हमने 3,00,000 पर सेटल्ड किया है, यानी कि आपको ज़मीन 3,00,000 में मिली,
आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स 3 लाख में मिली, तो आप कॉस्ट भी उतनी मानो। ये तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने टैक्स चोरी करने को स्टॉप करने के लिए ये रूल बनाया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। A firm consists 3 partners, R, G and S. S retires from the firm. S रिटायर हो रहा है 15 अक्टूबर 2013 को, और उस दिन उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस था, वो था 15 लाख रुपए का, हाँ या ना? अच्छा, फर्म ने लैंड को इसको ट्रांसफर कर दिया और अकाउंट सेटल कर दिया, बोलते क्यों नहीं? मार्केट वैल्यू जो लैंड की है दैट इज ₹25 लाख, और फर्म के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, फर्म ने उस जमीन को खरीदा था 1 मई 94 5 लाख रुपीज में। बोलो, दैट्स इट, बोलते क्यों नहीं? अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, यानी एसएससी कौन है? फर्म। किस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है? कौन से असेसमेंट ईयर की? और क्या कैलकुलेट करना है हमको? बोलते क्यों नहीं? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है फर्म के लिए जब से खरीदा था? बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जितने में अकाउंट सेटल्ड हो रहा है, या मार्केट वैल्यू? जितने में मार्केट वैल्यू है फिर सेटल्ड हो रहा है। काहे का सेटल्ड? अभी तो बताया पूरी कहानी। कितने में है? 25 लाख। माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट? दैट वाज 5 लाख व्हेन द फर्म एक्वायर्ड इट। 94 95, व्हाट इज द इंडेक्सेशन? 259 मल्टीप्लाइड बाई 939, कितना? $12,000। आ रहा है इतना? नोट कर ले। क्या फर्क था इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? दिमाग से एक डाउट दूर करो। जो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट वाज द केस ऑफ द डिसोल्यूशन एंड स्टिल द सेक्शन 45(4) वाज एप्लीकेबल, and this is your section again 45(4) at the time of the retirement of the partner, the same section would be applied. Clear है? ये नहीं कह सकते सर रिटायरमेंट के समय ये सेक्शन नहीं लगेगा, still that will be applicable.
कौन सा क्वेश्चन था ये? 15th। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। हटा सकते हैं? X acquired a house for rupees 20,000 in 77-78। ढंग से देखेंगे, हम बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स की, जिसने एक घर खरीदा था 77-78 में, उसकी डेथ हो गई 86 में, और उसके बच्चे ने वो घर ले लिया। द मार्केट वैल्यू एफएमवी जो है 1 अप्रैल 81 की, दैट इज 80,000। और घर खरीदा कितने में था जरा देखो तो 20,000 लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, हाँ या ना? और याद आ गया होगा, जहां कंपल्सरी एक्विजिशन शब्द आया वहां पर सेक्शन 45(5) याद आ जाना चाहिए। कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, हाँ या ना? 15 मार्च 2011 में कितने रुपए पे? 6,60,000। उसमें से हमको 5,20,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है कब? 25 मार्च 2013 को, और बाकी 1,40,000 की इंस्टॉलमेंट हमें सेकंड मिली है कब? 15 अप्रैल 2013 को। Y filed a suit against the government and challenging the quantum of compensation. The court order for giving an additional compensation of rupees 1 lakh. इसको enhanced compensation भी मिल रहा है, कितने रुपए का? 1 लाख का, यानी टोटल 7,60,000, हाँ या ना? और कब मिल रहा है? 14 मार्च 2014 को, बोलो ना। अच्छा, और 2,000 रुपए इसने इस कंपनसेशन को पाने के लिए खर्च किए हैं। कैपिटल गेन टैक्स बताना है। सॉल्यूशन देखिए, करें? कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 45(5). एसएससी है मिस्टर एक्स, ढंग से देखेंगे बड़े आराम से। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जब एसेट को छीन लिया गया था उससे, 11-12, और असेसमेंट ईयर की बात हो रही है कौन सी? 12-13। कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन। नो कैपिटल गेन until the installment or the compensation is received, आया ना? कोई कैपिटल गेन नहीं होगा जब तक कि कंपनसेशन न मिल जाए। कंपनसेशन हमें कब मिला है? एवन अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल जाए ना 10 रुपए की, तो भी पूरे पर टैक्स लगा दो, because the 100% compensation is 6,60,000 and we are just going to get rupees 5,20,000, but we have to charge capital gain tax in year 13-14, previous year 13-14 on complete 6,60,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होती है उसी समय हमारे पूरे 6,60,000 पर टैक्स लग जाता है। तो हमें कब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रही है? 12-13, यानी असेसमेंट ईयर 13-14। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ये तो सेम रहेगा,
बता सकते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी रहेगी? पीरियड ऑफ होल्डिंग वुड बी 77-78 प्रीवियस ओनर से लेकर कब तक, कब कंपल्सरी एक्वायर किया है? 14th of March 2011. दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यस और नो? पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इस पर आराम से डिस्कशन बहुत अच्छे तरह से किया है। इधर देखें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना कंपनसेशन हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब मिलेगी पूरे वैल्यू पर टैक्स लगा दो। कितने रुपए पर? माइनस कर देंगे हम लोग। अब देखो, अब हमारा ये भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ये भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। वी हैव बीन चार्ज टैक्स ऑन ₹6,60,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने की एसेट थी? 20,000 लेना पसंद करोगे या 80,000? 80,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 939। मंजुला वी शाह का केस लगा दिया, बताएं। ये आ रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस में आ गया 91,200, ये हो गया। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी देन आई एम इन लॉस। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब हमें इनहांस कंपनसेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कब मिल रहा है? ये कोर्ट ने कब ऑर्डर पास किया? 14-15 में, उसी साल। 13-14 प्रीवियस ईयर, 13-14 प्रीवियस ईयर एंड 14-15 असेसमेंट ईयर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 1 लाख। माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? बोलो भाई। नील। पूरा तो कॉस्ट आप घटा चुके हैं, अब कौन सी कॉस्ट? अब कौन सी कॉस्ट? बार बार कॉस्ट घटाओगे क्या? फिर मान लो 10 रुपए मिला तो पूरी कॉस्ट घटाओ। अरे एक बार कॉस्ट घटती है ना, सेल में से कॉस्ट हम ऑलरेडी घटा चुके हैं, तो यहां हो जाएगा 0। लेकिन एक्सपेंसेस हैं 2000, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो कौन सा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? 12-13 के बाद 13-14 में कंपनसेशन मिला है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। अरे एसेट ट्रांसफर हो रही है क्या यहाँ पर? एसेट तो यहीं ट्रांसफर हो गई थी, उसका ओरिजिनल कैरेक्टर लॉन्ग टर्म है। एक ही एसेट को ट्रांसफर करोगे, आधा शॉर्ट टर्म आधा लॉन्ग टर्म, ये कौन सी बात होती है? अरे जो उसका ओरिजिनल तरीका है लॉन्ग टर्म, वही यहां रहेगा। अगर ये पैसा भी यहीं मिल गया होता तो क्या उसको शॉर्ट टर्म बोलते? ये तो और ज्यादा लॉन्ग टर्म हो गया। बात समझना। लेकिन यहां से हमसे क्या लेना देना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से? वो तो कंपनसेशन 10 साल में मिलता तो भी हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग यही रहता। कंपनसेशन हमें 50 साल बाद मिलता तो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग यही रहता। तो एडिशनल कंपनसेशन का नेचर वही होता है जो ओरिजिनल अमाउंट का होता है, ओरिजिनल कंपनसेशन का। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है देन इट वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 10 साल बाद भी पैसा मिलेगा तो भी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा। नहीं समझ में आई बात? तो इसका नेचर क्या है? लॉन्ग टर्म। तो इसका भी नेचर क्या रहेगा? अब समझ में आई बात? वो आप बताएं ना, आप लोगों ने गलत बताया। जी हाँ बताएं, हाँ बताएं, मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 12-13 लिया है, सुन लें इधर, गलत कर रहे हैं, तब भी गलत कर रहे हैं। हम लोग का ट्रांसफर किस साल हुआ है? किस साल हुआ है? 10-11 में। तो यहाँ पर 10-11 लेना चाहिए था ना, तो ना तो 939 रहेगा ना तो 852 रहेगा। अगर ये तो हम लोगों ने केवल साल चेंज किया है, ओरिजिनली तो एसेट हमारी 11-12 को ही ट्रांसफर हो गई है, तो हमारा यहाँ इंडेक्सेशन 11-12 का ही रहेगा। 11-12 ये 10-11 है, ये भी गलती हुई है। क्यों भाई? 10-11 है। हाँ 10-11 का बताएं इंडेक्सेशन। 711 बताएं कितना आया? 568
कितना फ़ायदा आया? 91,200। उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है कि नहीं? चलो लॉस हटा दे। क्लियर हुआ? ये संजोग है, ठीक है, कोइंसिडेंस है, ये नहीं कि सर ने वो हटा दिया। तो ये समझ में आया, हम लोग क्या लेंगे, 10-11 का ही लेंगे यहाँ पे। अजीब बात है, नोट कर ले। समझ में आई स्टोरी? नहीं नहीं। क्वेश्चन हटा सकते हैं ना? एक क्वेश्चन लिखें।
हाँ बताएं तो। क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, हाँ या ना? पहला क्वेश्चन ये आता है। कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स 7 होती हैं, याद होगा। पहला, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, टेनेंसी राइट्स, राइट, लूम आर्स, रूट परमिट एंड ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस। यहां पर एसएससी अपनी गुडविल को सेल कर रहा है 5 लाख रुपए में, क्या कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा? होगा। कैपिटल एसेट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट कितनी चीजें नहीं होती? 5। क्या ये तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड है? नहीं। क्या ये आपका ये पर्सनल इफेक्ट है? नहीं। क्या ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है? नहीं। क्या ये नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड है? नहीं। क्या ये आपका स्पेशल बियरर बॉन्ड है? नहीं। तो ये क्या है? कैपिटल एसेट है। और कोई भी कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर की जाती है तो वहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। तो हम मान लें बिजनेस काफ़ी पुराना है, तभी तो हमारा क्या होगा? गुडविल होगा। कुछ न दिया हो तो कब बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मान लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? माइनस क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना? मैंने लिखवाया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन टू बी निल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? क्लियर? नोट कर लें। थोड़ा स्पीड ले आएंगे, थोड़ी सी स्पीड ले आएंगे। If goodwill was purchased by Mr. X for rupees 1 lakh on, चलो 1 लाख ना लिखो, 10,000 लिख लो, ऑन 1 अक्टूबर 88। ये अगला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे और इसका आंसर आप हमें देंगे। अब गुडविल को खरीदा था इसने, जब इसने खरीदा था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द परचेज्ड प्राइस, आया ना? कितने में? 10,000 में। बोलो, डिवाइडेड बाई 88, 89 का इंडेक्सेशन क्या है? 161 मल्टीप्लाई करें, $300, यही आ रहा है। दिस इज योर आंसर। दोनों में समझ में आया अंतर? थोड़ा स्पीड लाएंगे। क्वेश्चन हटा सकते हैं?
सॉल्यूशन दें इसका। ये अगला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट करेंगे। दिस इज योर 30,000, नॉट 39। आंसर बताएं, करें, बताओगे, बताओ। कितना आ रहा है, क्या कैपिटल गेन 2,18,300। और कितने लोगों का आया ये, सुने मेरी बात, आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट है? गलत है जवाब, आंसर वुड बी द सेम। कहाँ लिखा है, मैंने जरा पलट करके देखें कागज़ को, उस दिन भी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था यही बच्चे गलतियाँ करते हैं, चाहे फाइनल का हो चाहे कोई बच्चा हो, बस यही गलती करता है। कहाँ लिखा है 1 अप्रैल 81 की फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का चार्ट देखे ना जो मैंने बनवाया था, जो बनवाया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का चार्ट, जरा पलट करके देखे ना, सब में लिखवाया है मैंने, शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में 1 अप्रैल 81, बिफोर आफ्टर, सब में लिखवाया है, लेकिन यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखवाया। और अभी 2-3 क्लास पहले मैंने ये बात समझाई भी थी, फिर से थ्योरी पढ़ाते समय समझाई थी कि बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं। लिखा है 1 अप्रैल 81 लिखा है कहीं पर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में, लिखा है? करा है, हाँ, ऐसे कैसे लिखा हुआ है? नोट भी गलत की हो क्या? सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में हम लोग 1 अप्रैल 81 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। क्या नहीं मिल रहा क्या? बंद करें। एंड फर्दर, ये अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेड ऑन 10 नवंबर 79 को 10,000 एंड 5 फरवरी 87 को 5,000। हमें तुरंत आंसर करके दिखाएं, ये अगला क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट, बिल्कुल पीछे नहीं देखेंगे आप लोग। फिर से पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। आंसर नोट कर लिया उसका, ये लिख दिया है, सब लिख दिया ना। अभी अगला क्वेश्चन है, पूरा नोट करेंगे। हाँ, एज अब रहेगा।
88 का ये 78 हो या 68 हो, आंसर यही रहेगा, क्योंकि 1,481 की मार्केट वैल्यू को हमें कोई कंसीडरेशन नहीं देना होता। डिवाइडेड बाई 100 रहेगा, बता दें कितना आया, बताएं, चेंज कर लें आंसर, हाँ बताएं। 93,900, हाँ बताएं। 4,06,100। 10,000 नहीं, पिछला वाला आंसर है ये। हाँ बताएं। इंडेक्सेशन देने के लिए मना नहीं किया गया है, इंडेक्सेशन एज सच जैसे एज यूजुअल होता है वो इंडेक्सेशन जाएगा, लेकिन अगर कोई एसेट मैंने 1 अप्रैल 81 के पहले सेल्फ जनरेटेड खरीदी है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा 1 अप्रैल 81 की फेयर मार्केट वैल्यू का। बात समझ में आई क्या? यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग कभी कंसीडर नहीं करेंगे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स पर, बाकी इंडेक्सेशन एज यूजुअल जैसे होता है। बताएं इसका आंसर बताएं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा नील रहेगा, चाहे वो 81 के पहले किया गया हो चाहे वो 81 के बाद किया गया हो। इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील। जरा ढंग से देखें, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जहां पर मैंने लिखवाया था वहां पर 3 चीजों को तो मैंने नील लिखवाया था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील इन द फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट वन इज गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल ऑफ थिंग। इन तीनों केसेस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चाहे सेल्फ जनरेटेड हो चाहे एक्वायर्ड हो, कुछ भी हो, ये हमेशा नील रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील। ईदर बिफोर 1 अप्रैल 81 और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 81, दोनों केसेस में हम लोग क्या लेंगे? नील लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेक्शन 54 की डिडक्शंस। ठीक, थैंक यू बच्चों।